भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो माइनस में गई है और माइनस कितना है 24%। और चीन का अर्थव्यवस्था 3.2% ऊपर हुई है। तो भाई कोविड तो चीन में से निकला है, कोरोना चीन से निकला है। नमस्कार, जय हिंद साथियों। आज हम आपसे रूबरू हो रहे हैं दो विशेष मुद्दों के ऊपर। देश के अंदर बेरोजगारी भयंकर रूप से बढ़ गई है और दुनिया में सबसे ज़्यादा तेजी से अर्थव्यवस्था में गिरावट आई है तो भारत में। और जो विश्व गुरु कहा जाता था, अब इसका मतलब आप समझे। मैं तो पहले ही समझता था, हमारे जितने परिसंघ के लोग हैं वो समझते हैं, जो सामाजिक न्याय वाले हैं, सेकुलर हैं, अम्बेडकरवादी हैं, लोहियावादी हैं और नेहरू गांधीवादी हैं, सब जानते हैं कि विश्व गुरु का मतलब क्या है। अब विश्व गुरु का मतलब समझना बड़ा आसान हो जाएगा। भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो माइनस में गई है और माइनस कितना है 24%। और चीन का अर्थव्यवस्था 3.2% ऊपर हुई है। तो भाई कोविड तो चीन में से निकला है, कोरोना चीन से निकला है। अर्थव्यवस्था कोरोना की खराब होनी चाहिए थी, सॉरी चीन की खराब होनी चाहिए। तो जो ये कहते हैं हम विश्व गुरु बने, तो अब ये नीचे से विश्व गुरु बन गए कि हम सबसे ज्यादा खराब हैं। सबसे ज्यादा हमारे यहाँ जो अर्थव्यवस्था है, शासन है, प्रशासन है, केंद्र सरकार है, मोदी जी का पूरा मैनेजमेंट है, उससे ज्यादा खराब दुनिया का कहीं नहीं। ये तो मैं जुबान से नहीं कह रहा हूं, ये सरकार के आंकड़े हैं, कल आए हैं। अगर मैं कहता कि मोदी जी सबसे ज्यादा खराब है, भारतीय जनता पार्टी, हम उन्हीं का प्रमाण उठा करके, उन्हीं का फैक्ट एंड फिगर उठा करके बोल रहे हैं। इसमें अब तो नहीं कोई कह सकता है कि हम पूर्वाग्रहित होकर के कह रहे हैं, हम बीजेपी में नहीं इसलिए कह रहे हैं। वैसे बीजेपी में रहता तो भी मैं उतना ही कहता और 5 साल कहता ही रहा। तो साथियों, बेरोजगारी उसी से जुड़ी हुई। जब 1% जीडीपी गिरती है तो लगभग 15 लाख 20 लाख लोगों की नौकरी जाती है। अब 24% जीडीपी गिरी है तो लगभग आप समझ सकते हैं कि कितने करोड़ लोगों का जॉब गया है। और कारण इसका यह है कि 4 घंटे के अंतराल में पूरे देश को लॉकडाउन करना दुनिया का कोई निरंकुश से निरंकुश शासक नहीं कर सकता। भारत बहुत बड़ा है। हरियाणा में, कश्मीर में, पंजाब में, राजस्थान में, जो बिहार के, उत्तर प्रदेश के मजदूर थे खेत में वहीं सोए पड़े रह गए, पंपिंग सेट पर ही रह गए। फैक्ट्री में पूरे देश में, चाहे सूरत हो, चाहे अहमदाबाद हो, बंबई हो, मजदूर रात का शिफ्ट में वहीं रह गया। ऐसा क्रूर फैसला दुनिया में कहीं हुआ होगा? लेकिन भारत एक ऐसा देश है जहां पर लोग प्रतिक्रिया नहीं करते हैं, अपनी आवाज नहीं बुलंद करते हैं। और 8 करोड़ मजदूर, बल्कि 12 करोड़ मजदूर कितने बुरे दिनों से गुजरे हैं। सैकड़ों मजदूर मर गए, खाने बिना तबाह हो गए, हजारों किलोमीटर पैदल चले, रात रात चले, दिन में छुप करके रहे। फिर भी इस देश के अंदर मजदूर इकट्ठा होकर के कभी अपने हक की लड़ाई नहीं लड़ा और वो भगवान भाग्य के ऊपर जिंदा है। तो भाग्य के ऊपर जिंदा है तो ऐसा ही होगा। तो इतना बुरे दौर से भारत कभी गुजरा नहीं। 40 साल में इतनी अर्थव्यवस्था में गिरावट नहीं आई जितनी अभी आई। तो इन्होंने देश को बेरोजगार बना दिया। वो कहा था हम 2 करोड़ के रफ्तार से प्रतिदिन
प्रतिवर्ष हम रोजगार देंगे। यहाँ तो 4 करोड़ 5 करोड़ के दर से प्रतिवर्ष इन्होंने रोजगार छीन लिया। 15 लाख बल्कि लोगों के जेब से चला गया, मिला नहीं। काला धन बाहर से आएगा, कोई धन नहीं आया। डॉलर के मुकाबले रुपया मजबूत होगा और कमजोर हो गया। डीजल तेल पर, गैस पर 2-2 रुपए 10-10 पैसे जब महंगा होता था तो चाहे अडवाणी जी हों, सुषमा स्वराज हों, चाहे राजनाथ हो या नितिन गडकरी या बीजेपी के नेता, और उसमें उछल करके स्मृति ईरानी सब पहुंच जाते थे जंतर मंतर पर। अब क्या हुआ? दुनिया में तेल इतना सस्ता है, पानी के भाव है। यहां 80 रुपए डीजल बिक रहा, पेट्रोल बिक रहा। कहा था मोदी जी ने, जो 60 साल में नहीं हुआ हम 60 महीने में करके दिखा देंगे। लेकिन अब क्यों हर बात के लिए नेहरू जी को जिम्मेदार ठहराते? अरे नेहरू जी की कृपा से या कांग्रेस की हुकूमत से मोदी जी प्रधानमंत्री बन गए, जनतंत्र वो लाए, वरना ये जनतंत्र यहाँ न होता। और 11 दिसंबर 1948 को आरएसएस ने बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का पुतला जलाया था, संविधान जलाया था। इस संविधान को मानते ही नहीं थे कि मनुस्मृति का संविधान हजारों वर्ष इस देश में कारगर रहा, उसी को लागू करने के पक्ष में थे। अगर आरएसएस और बीजेपी की विचारधारा वाला संविधान लागू हुआ होता तो मिस्टर मोदी भी प्राइम मिनिस्टर नहीं बन सकते थे। लेकिन आज उसी संविधान को खत्म कर, निजीकरण। रोज जब देखो मोदी जी कहते थे मैं देश नहीं बिकने दूंगा, लेकिन लगता है कि उसका हम लोग समझ नहीं पाए। उसका मतलब यह है कि देश बचने नहीं देंगे, अब पूरे देश को ही नीलाम कर दे। वो बहुत बड़ा उद्योगपति अमेरिका का है, सोरोश शायद ही नाम है, तो उन्होंने कहा कि इंडिया इज ऑन सेल, भारत बिकाऊ है। तो मोदी जी इकट्ठे भारत को बेच दो अमेरिका या किसी देश के साथ। रोज क्या बेच रहे हो? कभी रेलवे बेच रहे हो, कभी एयरपोर्ट बेच रहे हो, कभी एयरलाइन बेच रहे हो, कभी बीएसएनएल आ रहा है, कभी हाल हो रहा है, कभी भेल हो रहा है, कभी बीपीसीएल हो रहा है, कभी रेलवे के तमाम डिपार्टमेंट हैं, पुलिस के तमाम 24 डिपार्टमेंट सर्विसेज से ज़्यादा उनका प्राइवेटाइजेशन हो गया, इनकम टैक्स का आउटसोर्सिंग हो गई, जीएसटी का हो गया। यानी रोजगार रहा है नहीं, आरक्षण खत्म करने में लगे हुए। जो मोहन भागवत जी ने 2017 के पहले कहा था, मेरा ख्याल 17 नहीं, जब बिहार का चुनाव था कि आरक्षण खत्म होना चाहिए, अब वो करके आप लोगों ने दिखा दिया। आरक्षण ही नहीं खत्म हुआ, भक्त भी खत्म हुए। ज्यादातर भक्त, हमारे साथी ओम सुधा जी है, राष्ट्रीय महासचिव है, वो भक्त लोग काफी नौकरी के लिए उनके सिफारिश करते, कभी मेरे लिए भी करते। तो मैं क्या जवाब देता हूँ, भैया राम मंदिर बन गया है, नौकरी किस बात की चाहिए? अरे भाई एक वक्त भोजन से काम चला लो, और मतलब एक ही कपड़ा पहन लो, और अगले जन्म की तैयारी करो। जब सब कुछ, अब तो आपने वोट तो इसीलिए दिया था, और मुसलमानों के चक्कर में हिंदू भी मार दिए गए। जब देखो मुसलमानों से खतरा है। देश के प्राइम मिनिस्टर मुसलमान है, कि जुडिशरी उनके पास है, कि उद्योग उनके पास है, कि मीडिया उनके पास है, कि जमीन उनके पास है, कि शासन प्रशासन है क्या उनके पास, कि मुसलमानों से खतरा है हिंदुओं को। तो ये सब डरवा करके, बरगला करके, इमोशनल बात करके, धार्मिक कार्ड खेल करके इन्होंने आरक्षण खत्म किया, नौकरियां खत्म किया, देश के उद्योग को खत्म कर दिया। अमीर लोग तो भारत को पहले छोड़ चुके हैं। 2019 के चुनाव के पहले 6-7 लाख हाई नेट वर्थ इंडिविजुअल भारत को पहले छोड़ चुके थे। कनाडा ने पीआर
परमानेंट रेजिडेंसी लिया, अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया में, यूरोप में ले लिया। वो तो रिच लोग पहले चले गए थे काफी हद तक। तो कौन चलाएगा बिजनेस, व्यापार, कहाँ से मिल जाएगा रोजगार? कोई सुनने वाले तो है नहीं इनको कहने वाला है। अभी क्या अपने लिए 8,000 करोड़ का जहाज खरीद रहे हैं मोदी जी, 8,000 करोड़ का, 8,000 करोड़ का। और एमपीओ का जो 5 करोड़ प्रति साल मिलता, प्रतिवर्ष मिलता है क्षेत्र के विकास का, उसका काट रहे हैं। एमपी सारे के सारे डरे पड़े हैं। एमपीओ को ये सवाल उठना चाहिए कि 8,000 करोड़ की जहाज आपको खरीदने की जरूरत है ट्रंप का मुकाबला करने? अरे भारत की इकोनॉमी 2 ट्रिलियन है, अमेरिका की 18-19 ट्रिलियन है, अमेरिका की आबादी 1/4 है। उसके हिसाब से तो देखा जाए कि अमेरिका की इकोनॉमी आप 80 ट्रिलियन और उस हिसाब से, आबादी के हिसाब से, और हमारी 2-3 ट्रिलियन। उनका मुकाबला, उनका ठाट बाट, फोटो खिंचाना, जहां गए जिस देश में फोटो खिंचाए। और उसी की वजह से क्या हुआ कि चाइना अभी हमारे जमीन को कब्जा कर लिया था, वो पीछे हटा नहीं, हमें पीछे हटना पड़ा और फिर वो कब्जा कर रहा। हिम्मत नहीं है कि मोदी जी चीन का नाम ले सके। अभी तक इतना थर्राते हैं, गरीबों के लिए, दलितों के लिए, पिछड़ों के लिए ताकतवर, उनके लिए ताकतवर हों और 56 मंच का सीना मोदी जी के हाथ में देश सुरक्षित है, या मोदी जी बहुत मजबूत नेतृत्व है, तो भाई चाइना का नाम तो ही लो कम से कम। नेपाल दुश्मन हो गया, अफगानिस्तान भी हमारे खिलाफ, ईरान भी हमारे खिलाफ, पाकिस्तान भी था ही पहले, भूटान भी हमारे खिलाफ, बांग्लादेश में भी महीनों से हमारे जो हाई कमिश्नर हैं उनको वहाँ की शेख हसीना वाजिद जो प्राइम मिनिस्टर हैं मिलने का मौका नहीं दे रही, मालदीव हमारे खिलाफ, श्रीलंका हमारे खिलाफ। क्या इन्होंने विदेश नीति? गए थे बाहर फोटो खिंचवाने, मनमोहन सिंह जी फोटो खिंचवाने नहीं जाते थे, बहुत कम जाते थे। और जब पूरा तैयारी हो जाती थी समझौता का तो दस्तखत करने जाते थे। लोग तो कहते हैं कि मनमोहन सिंह जब बाहर जाते थे फोटो खिंचाने से भी बचते थे। ऐसे होता है काम, ऐसे होता है काम। लेकिन इस देश के लोगों में कितनी बुद्धि है, मैं इसके ऊपर क्या कहूँ। भाषणों में विश्वास करते हैं, कहते हैं अरे राहुल गांधी या कोई विकल्प नहीं है। अरे भाई मैं तो चाहता हूं इस देश में साझे की सरकार हो, मजबूत तो सरकार होनी नहीं चाहिए। जहां मजबूत सरकार हुई वहां तानाशाही का विकास होगा, सुनेंगे नहीं एमपी का, मिनिस्टर का, जनता का, चीजें महंगी होंगी, रोजगार का सृजन भी नहीं होगा, अपनी मर्जी के चलाएंगे। ये भारत अभी अमेरिका या यूरोप नहीं है। हम तो चाहते हैं कि हाँ सरकार मजबूरी की हो ताकि जनता की बात सुनी जाए। जब सरकार बहुत मजबूत हो जाती तो आम जनता की बात नहीं सुनी जाती। अब जेईई और नीट का एग्जाम जबरदस्ती करा रहे हैं, कोई बोलने वाला नहीं। सीबीआई है, ईडी है, इनकम टैक्स है और सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट, सब बीजेपी के फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन है। सारा विपक्ष मतलब चुप है, डरा हुआ है। मैं विपक्ष को कभी इतिहास माफ नहीं करेगा, चाहे आरजेडी हो, चाहे बीएसपी हो, चाहे सपा हो, चाहे एनसीपी हो या बीजेडी हो। कोई पार्टियां ये नहीं बोल रही हैं, केवल राहुल गांधी जी के अलावा कोई नहीं बोल रही। देश की जमीन कब्जा हो गई, जीडीपी गिर गई, इतना ज्यादा बेरोजगारी इस देश के अंदर हो गई, कोविड का भी मैनेजमेंट हुआ, तबाही है हर जगह पर, सारे देश बिक रहा है, लेकिन विपक्ष चुप है। ये तो विपक्ष, इससे अच्छा है विपक्ष होना ही नहीं चाहिए। तो सब डरे हुए हैं, इनको डरवाया गया। तो इसलिए जो अर्थव्यवस्था बर्बाद की गई है तो जीएसटी की वजह से, डिमोनेटाइजेशन की वजह से और 4 घंटे के अंतराल में लॉकडाउन की वजह से ये सरकार निर्मित अर्थव्यवस्था की बर्बादी है। ये कोरोना से अर्थव्यवस्था नहीं खराब हुई है। कोरोना तो चीन में है, कोरोना अमेरिका में है, अमेरिका में ज्यादा भयंकर है।
अमेरिका की गिरावट ज्यादा से ज्यादा 7-8% आई है, हमारा 24% चली गई। तो जितना बड़ा भयंकर कोरोना अमेरिका में है, अब हम भयंकर नंबर 1 पर होने वाले हैं। तो जब बहुत कम लोग कोरोना के केसेस थे यहाँ पर, तो ये बीजेपी और आरएसएस वाले और सरकारी जो मोदी मीडिया है कहते थे मोदी जी का डंका बज रहा है, मोदी जी की वजह से कोरोना नहीं फैला। अब जब सबसे ज्यादा कोरोना के पेशेंट हैं तो इसका भी श्रेय मोदी जी को ही जाना चाहिए कि मोदी जी की वजह से सबसे ज्यादा कोरोना भारत में आज जो फैल रहा है, ये भी तो कहो भाई। तो जो ये नमस्ते ट्रंप के चक्कर में जो किफायत और प्रिकॉशन लेना चाहिए वो नहीं लिया। मध्य प्रदेश में सरकार बनाने के चक्कर में कि 23 मार्च को जब सरकार बन गई, 24 को उसी दिन लागू कर दिया लॉकडाउन। और जब राहुल गांधी जी ने 12 फरवरी को कहा कि देश में बेरोजगारी और कोरोना की सुनामी आने वाली है, तो कहा यह तो गांधी परिवार डराने का काम करता है। फिर मार्च में इस देश के स्वास्थ्य मंत्री कहते रहे कोरोना कोई चीज नहीं है। जब अप्रैल में कहा जाता टेस्टिंग बढ़ाओ, तो बीजेपी ने टेस्टिंग नहीं बढ़ाई कि आंकड़े बाहर आ जाएंगे, लोग कहेंगे कि देखो कोरोना को रोक नहीं पाए और उसके वजह से कोरोना बढ़ गया। ये कोरोना भारत में बढ़ा तो भारतीय जनता पार्टी की वजह से, इस सरकार की वजह से बढ़ा। तो जो आरएसएस का एजेंडा है पूरा हो रहा है। और मैं पिछड़ा हुए दलितों से ये कहना चाहता हूं कि जिनको इस बात का गर्व है कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का संविधान ही क्या कर सकते हैं, तो सुब्रमण्यम स्वामी ने सच्चाई कभी न कभी जुबान पर आई जाती है, सुन लो। तो उन्होंने कहा कि कागज ऐसा हम हालत करेंगे इस देश की कि आरक्षण और दलितों का अधिकार का मतलब खत्म हो जाएगा और कागज तक वो सीमित रह जाएगा। कागजों में तो रहेगा लेकिन व्यवहारिक दुनिया में, व्यवहारिक धरातल पे खत्म हो जाएगा और वो होता हुआ नजर आ रहा। तो जिन लोगों को ये लगता है कि कुछ नहीं होने वाला है, सुधर जाएं। परिसंघ पूरे देश में एक परिसंघ है जो लड़ाई लड़ रहा है, कोई नहीं लड़ाई लड़ रहा। सुप्रीम कोर्ट का घेराव 20 अगस्त को हमने किया और जाकर के सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे पर, गेट पर हमने कहा कि सुप्रीम कोर्ट भ्रष्ट है, जातिवादी है, आरक्षण विरोधी है। और प्रशांत भूषण के साथ हम खड़े हुए। कौन संगठन कर सकता है कोई नाम लेने वाला इस देश में? हम केवल मीडिया भी कहते हैं, हर जगह रैलियों में कहते हैं, हम गेट पर जाके कह के आए, जो कि सुप्रीम कोर्ट गरीबों का दुश्मन है। ये सरकार का एक अंग बन गया है। तमाम जो एनटीसीए के एक्टिविस्ट थे उनको जेल भेजा जा रहा है, जमानत नहीं मिल रही है। और जो असली मुलाजिम हैं, असली अपराधी कपिल मिश्रा जैसे लोगों को, वो तो बाहर घूम रहे हैं, उनका स्वागत किया जा रहा है। ये देश की न्यायपालिका है, इस न्यायपालिका में कोई न्याय नहीं। तो इसलिए परिसंघ ने पूरे लॉकडाउन में अभी लगातार, मैं कहूंगा कि आप ज्यादा से ज्यादा जूम की मीटिंग कराइए, डाटा भेजिए, ट्विटर पर एक्टिव होइए, सोशल मीडिया पर एक्टिव होइए। ये एक हथियार सोशल मीडिया मिल गया है। लॉकडाउन और आगे चलेगा, रैलियां कोई इजाजत नहीं होगा, धरना प्रदर्शन, तब तक मोदी जी साफ कर देंगे, सारा नौकरी साफ कर देंगे। तो आप क्या करोगे? इंतजार करोगे? इंतजार करने का टाइम नहीं है। आज से हमारे साइट पर जाइए, डोम परिसंघ है, NSYF है, ऑल इंडिया परिसंघ है, उदित राज है, ट्विटर पर जाइए, फेसबुक पर जाइए, हमसे संपर्क करिए, गूगल मीट कराइए, जूम मीटिंग कराइए, आंकड़े इकट्ठा करिए, गांव-गांव तक सोशल मीडिया का प्रसार प्रचार करिए, इस षड्यंत्र का पर्दाफाश करिए कि इस देश को खत्म किया जा रहा है। इस देश का जो फेडरल स्ट्रक्चर है उसको भी बर्बाद कर दिया गया। जो विपक्ष की जितने सरकारें हैं, राज्य सरकारें हैं, उनको जीएसटी का पैसा नहीं दिया गया। ये वादा किया गया था कि जो उनका घाटा होगा पूरा होगा, नहीं हो रहा। सारे विभाग बर्बाद कर रहे हैं, देश बर्बाद हो रहा। क्या हर नागरिक की जिम्मेदारी होता है वो खड़ा होना? नेता की जिम्मेदारी क्यों नहीं होती? क्यों होती है? केवल राहुल गांधी बोलेंगे, उदित राज बोलेंगे? क्या जनता के ऊपर मार नहीं पड़ रही है?
क्या उनके बच्चों का भविष्य बर्बाद नहीं हो रहा? हर नागरिक की जिम्मेदारी होती है, केवल पॉलिटिकल पार्टी के लोगों की जिम्मेदारी नहीं। देश इस दौर से समय गुजर रहा है, हर नागरिक को अपना कर्तव्य निभाना चाहिए। देख के मूक दर्शक नहीं बनना चाहिए। दुर्भाग्य है कि मेजॉरिटी के लोग देख रहे हैं बर्बादी देश का, लेकिन इंतजार कर रहे हैं कि कोई लड़े। क्यों कोई लड़ेगा? बेरोजगार किसके बच्चे हो रहे हैं? सबके बच्चे हो रहे हैं। भूखमरी का शिकार सभी हो रहे हैं। इंडस्ट्रीज में बंद पब्लिक की हो रही है, और लोगों का जीना दूभर हो गया पब्लिक का। उनका भी कर्तव्य होता है। दूसरा देश होता तो करोड़ों लोग। अभी हमने देखा बेलारूस में चुनाव हुआ और बेईमानी हुई। वहां के राष्ट्रपति का पूरा मकान लाखों लाख लोगों ने घेर लिया। भारत में ऐसा कहीं नहीं होता। अरे हमसे क्या मतलब, वो करेंगे, वो वाला सोचेगा हमसे क्या मतलब, कोई तो करेगा। फिर तीसरा, ये है भारत का। इसलिए मैं अपील करना चाहता हूं कि जो अर्थव्यवस्था हमारा देश बर्बाद हो रहा है, जो बेरोजगार सबसे ज्यादा हमारा देश हो रहा है, उसको बचाने के लिए उठ खड़े होइए। और अनुसूचित जाति जनजाति परिसंघ के अलावा कोई लोहा नहीं लेने वाला। लोहा लेने वाला हो तो बताइए कोई। आज लोग वैचारिक बहस कर रहे हैं। आज विचार का समय नहीं है, आज प्रहार का समय है, आज एक्शन का समय है। आज निकलना पड़ेगा। घर बैठे आप पूरा क्रांति कर सकते हैं सोशल मीडिया के माध्यम से। तमाम लोगों के पास में डाटा है, स्मार्टफोन है, लेकिन उल जलूल की बातों में लगे रहेंगे। कभी चुटकुला, कभी किसी को गाली देना, कभी एक ट्रैक पर आना चाहिए। संगठन का निर्माण करो, सच्चाई बताओ। फेसबुक भी बिक गया है, ट्विटर में भी गड़बड़ी है। फेसबुक बीजेपी का प्रचार कर रहा है, इसका भी विरोध करो। जो यहाँ की हेड है अंकिता दास, 2014 में से लगातार प्रचार कर रहे। यह है विदेशी मीडिया, लेकिन लोग इंडियन हैं, इसलिए बेईमान है। वॉल स्ट्रीट जर्नल ने इसका एक्सपोज किया है। ट्विटर में भी है कि ट्विटर के फॉलोअर गिर रहे हैं, और ट्विटर में भी जातिवाद है। ब्लू टिक नहीं दिया जाता है SC ST को, कुछ ही खास लोगों को दिया जाता है। तो मैं यही आप लोगों से अपील करते हुए विदा लेता हूं। लेकिन मैं चाहूंगा कि आप कुछ करें, न कि केवल बोलें कि नेता नहीं कर रहे हैं, वो नहीं कर रहा, ये नहीं कर रहा। आप भी करिए, कुछ तो करिए, और अंधविश्वास से हटिए, निकलिए। मंदिर धर्म का काम होता है, सरकार का काम नहीं होता। मंदिर बने, हमारा कोई विरोध नहीं। और ये अंधविश्वास आज देश को बर्बाद कर दे रहा है। और मुद्दा सुशांत राजपूत, आप लोग टेलीविजन देखते क्यों? ये जो गोदी मीडिया है, राष्ट्रभक्त अपने आप को कहती है। जब गलवान घाटी में 20 सैनिक शहीद हुए, पुलवामा में 42 सैनिक शहीद हुए, सैकड़ों मजदूर मर गए खाने पीने, उनके बारे में दिखाती, तब मैं कहता देशभक्ति। एक एक्टर के लिए रात दिन, जबकि 2 करोड़ लोग ज्यादा इस समय बाढ़ से पीड़ित, उनको दिखाया जाना चाहिए। तो राष्ट्रभक्ति नहीं है, एक राष्ट्रभक्त है ही नहीं है। ये है नहीं, दूसरों को कहते हैं कि देशभक्त नहीं है। ये खुद नहीं है, ये खुद के अपने भक्त है। अंबानी का मुनाफा, अडानी का मुनाफा क्यों इतना तेजी से बढ़ा है? लॉकडाउन सारे लोगों को क्यों घटा है? समझने की कोशिश करिए। मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपनी बात को समाप्त करता हूं। नमस्कार।